चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि काल शब्द की व्युत्पत्ति। ठीक है, तो अगर काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो उसे आपको समझना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अगर वो 2 नंबर में 3 नंबर में या ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि काल शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो आपको बताना है कि भाई ककार और अकार तथा ली धातु के लकार से काल शब्द की उत्पत्ति हुई है। ओके, तो बस इतना से याद रखना कि ककार और अकार तथा ली धातु के लकार से काल शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये कभी जब रेयर केस में पूछ लिया जाता है, अधिकतर से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि बस इतना सा आपको याद रखना है कि ककार और अकार तथा ली धातु से लकार से काल शब्द की उत्पत्ति हुई है, बस इतना बताना आपको। फिर बताया गया है कि ससूक्ष्म अपि कालम न लीयते इति कहला, अतः कहा गया है कि काल निरंतर गतिशील होता है और क्षण भर भी नहीं रुकता है, इसलिए उसे काल कहा जाता है। तो सभी लोग इस चीज को फोकस करेंगे कि ये भाई जो काल होता है यानी जो टाइम है वो क्षण भर भी नहीं रुकता है। सोचो अगर ये रुक गया तो सभी के सभी जितने भी प्राणी हैं सभी क्या हो जाएगा, रुक जाएंगे, कोई भी एक कदम आगे नहीं चल सकता। ऐसा समझना कि इस पृथ्वी पर किसी ने फेविकॉल डाल दिया है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि काल निरंतर गतिशील होता है और क्षण भर भी नहीं रुकता, इसलिए इसे काल कहा जाता है। काल के पर्याय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर याद रखें कि भगवान तथा स्वयंभू आदि इसके पर्याय हैं। तो आपको पता है मैं भगवान वर्ड और भी चीजों के लिए यूज कर चुका हूँ, जैसे आपका जठर अग्नि हुआ है, ठीक है, आपका वायु हुआ है, ठीक है, और काल के लिए भी भगवान वर्ड का यूज किया गया है। ठीक, क्योंकि कहते हैं ना कि यार तुम्हारा काल बहुत अच्छा चल रहा है, इसका मीन्स भगवान आपके साथ है। ठीक है, जिस किसी का काल खराब चलता है तो वो ये कहता है भगवान मेरे साथ नहीं है। ठीक है, तो हमेशा जितने भी व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, उन सभी को बेहतर कर्म करना है, तभी उनका काल अच्छा होगा। ध्यान रखेंगे, काल हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं काल के लक्षण। क्या, काल के लक्षण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको यहाँ बताना, अगर काल के लक्षण पूछ ले या काल की परिभाषा पूछ ले, एक ही चीज है यहाँ पर। तो बताया गया है कि अतीत आदि व्यवहार हेतु काल च एको विभो नित्यश्च। अर्थात बताया गया है कि अतीत आदि यानी अतीत अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल व्यवहार के असाधारण कारण को काल कहते हैं। तो वह एक है, विभू है और नित्य है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काल क्या है भाई, विभू है और नित्य है। ठीक है, तो अगर पूछ ले ऑब्जेक्टिव में कि काल क्या है तो आपको बताना है कि यह विभू है और नित्य है। ये वायु के लिए भी वर्ड यूज किए गए हैं, तो आप दोनों ही एक साथ लिख सकते हो कि वायु भी आपकी विभू है, नित्य है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। बताया गया है कि अतीत यानी बीता हो, अतीत फ्यूचर है ना, भविष्य होता है, भूतकाल वर्तमान काल, सॉरी अतीत मतलब बीता हुआ, और वर्तमान काल भविष्य काल व्यवहार के असाधारण कारण को काल कहा जाता है। तो अगर आप सिंपल भाषा में लिखना चाहते हो तो आपके जितने भी व्यवहारिक ज्ञान हैं उनमें आप लोग देखोगे कि वर्तमान का जो ज्ञान है आपको, ठीक है, और भूतकाल का जो ज्ञान है और भविष्य काल का ज्ञान है, ठीक है, या आप जो चल रहे हो, जो कार्य चल रहा है व्यवहारिक, तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या कहलाते हैं, काल ही कहलाते हैं। ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने बोल दिया वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल, इन सभी को हम काल कह सकते हैं। इनमें जो कार्य किए जाते हैं वो सभी क्या, काल ही कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट बताया गया कि आकाश को भी भाई यहाँ पर विभू कहा गया और नित्य कहा गया, परंतु अतीत आदि व्यवहार का हेतु नहीं कहा गया, इसलिए इसे काल नहीं कहा जा सकता आकाश को। तो ये यहाँ पर पॉइंट क्रॉस कर देना। ठीक है, बोलना कि
मतलब आकाश और काल दोनों ही विभु और नित्य होते हैं, बट आकाश जो है वो अतीत आदि व्यवहार का हेतु नहीं है, अतः वह काल से भिन्न है। काल को अतीत आदि व्यवहार का निमित्त कारण समझना चाहिए। इस चीज को याद रखें कि ये भाई इसका निमित्त कारण है। ठीक, फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि यह इससे छोटा है या अ, दोनों एक साथ पैदा है। चिर या शीघ्र ये प्रतीतियां काल के लिंग हैं, अर्थात काल के लक्षण पूछ ले क्या होता है तो आपको बताना है कि एक मतलब पैरामीटर नापने के लिए कह देते हैं कि मतलब दोनों एक साथ पैदा हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बहुत माइनर सा अंतर दिख जाता है, 1-2 सेकंड से भी कम में अंतर दिख जाता है, तो ये क्या है, ये काल के ही लक्षण है। फिर कहा जाता है कि कुछ चीजें जैसे चिर है यानी चिर क्रॉनिक को कहा जाता है, ठीक है, शीघ्र यानी कि क्विकली कहा जाता है, कि कोई व्याधियां क्विकली हो गई, जैसे किसी का सिर फट गया है तो ये क्विकली है ना, और किसी के सिर में भैया ट्यूमर है तो ये क्विकली नहीं बनेगा, ये चिर चिरकाल से बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। ठीक है, तो ये जितनी भी आपको प्रतीतियां यानी फीलिंग हो रही हैं, ये पता पड़ रहा है आपको, तो ये किसके लक्षण है, ये काल के लक्षण है। फिर बताया कि इससे छोटा का अर्थ जो बताया गया है कि इसका जन्म दूसरे के पश्चात हुआ है, यानी दो बेबी पैदा हुए हैं, ठीक है, एक ही साथ, बट एक पहले आया है और एक बाद में आया है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो बाद में आएगा वो छोटा होगा, ठीक है, जो पहले आएगा वो बड़ा होगा। तो ये किसके आधार पर डिसाइड हो रहा है, ये काल के आधार पर डिसाइड हो रहा है। फिर बताया गया है कि पूर्व पश्चात का अभिप्राय है जिस द्रव्य से होता है उसे काल कहते हैं। किसी का चिर मिलना, किसी का क्षिप्र भी मिलना काल कहलाता है। देखो ये शब्द समझो, चिर यानी क्रॉनिक, मतलब एक लंबा टाइम, और क्षिप्र मतलब क्विकली, बहुत जल्दी। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति को कोई भी चीज आसानी से बहुत ही जल्दी मिल जाती है, ठीक है, तो ये होता है क्षिप्र काल। और कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है, उसको काफी देर बाद चीजें मिलती हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, चिरकाल। ठीक है, तो आपको जो भी चीजें मिल रही हैं, ठीक है, तो वो किसके आधार पर मिल रही हैं, समय के आधार पर मिल रही हैं। तो इस चीज को याद रखेंगे तो आप लिख सकते हो, ये लक्षण ही है सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि चरक संहिता में जो काल के बारे में बताया गया उसे हम लोग देखेंगे, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब संहिता आप पढ़ोगे 11वां अध्याय, तो वहां पर भी आपको यही बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि काल के बारे में इतनी बड़ी संहिता है, तो किस अध्याय में वर्णन किया गया है आपको बताना है कि 11वें अध्याय में। ठीक है, 11वें अध्याय में काल के बारे में बताया गया कि काल पुनः परिणाम उच्चते, अर्थात बताया गया कि काल को परिणाम कहा गया, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, काल को ही परिणाम कहा जाता है कि काल के परिणाम से जरा मृत्यु ये वास्तविक रोग होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे कि देखो सभी व्यक्ति हैं, समय के अकॉर्डिंग ही जो हमको मिलता है वो क्या कहलाता है, रिजल्ट होता है। अभी हम लोग क्या है, युवावस्था। ठीक है, युवावस्था है, समय चल रहा है, एक समय आएगा जब आपको परिणाम मिलेगा। क्या परिणाम मिलेगा, कि आपकी झुर्रियां आ गई, बाल सफेद हो गए, आप बूढ़े हो गए, तो आपको क्या हुआ, एक परिणाम मिल गया। ठीक है, जब आप बच्चे थे तो बच्चे से जवानी में आए तो एक परिणाम मिला आपको। ठीक है, कि परिणाम क्या था, कि भाई आप युवावस्था में पहुंच गए हो। ठीक है, इसी प्रकार से आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, जो भी, तो उसके दौरान कोई भी अगर बीमारी भी मिल जाती है तो वो भी क्या है, एक रिजल्ट है, यानी परिणाम ही होता है। ठीक है, तो परिणाम को यहाँ पर आचार्य चरक ने काल कहा गया। ठीक है, काल को परिणाम भी कहा जाता है, तो किसके आधार पर, ये चरक के आधार पर। देखा होगा आप लोगों ने, एग्जाम हो जाता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है, चाहे आपका बीएमएस फर्स्ट ईयर का हो या जो भी है आपका, तो आप वेट करते हो, ठीक है, इंतजार करते हो, तो ये सब क्या है, ये
काल का परिणाम ही है ना? ये काल का परिणाम ही है। जैसे आप फेल हो गए, पास हो गए, तो आप खुशी दुःख मनाते हो, तो ये इसी के आधार पर है, ठीक है? काल के आधार पर। अगर ये रुक जाए ना, तो ना आप फेल होगे, ना पास होगे, चिपक जाओगे, ठीक है? कहीं कुछ नहीं होने वाला। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं सुश्रुत संहिता में क्या कहा गया है, इज़ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सुश्रुत ने कहा है कि संकल्यते काल्यते व भूतानि या भूतनीते कालः, अर्थात बताया गया है कि सभी चेतन विषयों का एक दिन अंत होता है। इस चीज को याद रखेंगे। ये कह रहा है जितने भी चेतन विषय हैं, इन सभी का एक समय होता है और उस टाइम के दौरान उसका अंत हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं। जो काल के अधीन हैं, ध्यान रखेंगे, जो काल के अधीन है वो सभी एक समय के दौरान नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, अंत हो जाता है। इस दृष्टिकोण से काल सभी को एक समूह में बांधे रखता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि ये जो दृष्टिकोण दिया गया है, दृष्टिकोण मतलब इस मतलब हम लोग जो देखते हैं ना, तो इसको दृष्टिकोण कहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से काल सभी को एक दूसरे से बांधे रखता है। इस चीज को अच्छे बारीकी से देख लेना कि काल सभी को बांधे रखा है कि नहीं बांधे रखा है। ये सत्य है कि काल ही बांधे रखा है। सोचो, जैसे कि आपको पता है कितने सारे रिश्ते हैं, ठीक है ना? तो काल ही बांधे रखता है ना? जैसे मैं आपको एक प्लांट की दे देता हूँ उदाहरण कि प्लांट मतलब बीज डाला, ठीक है? तो एक व्यक्ति है, किसान है, वो इंतजार कर रहा है, यार मेरी फसल होगी, वो इंतजार में वो बांधे रखा है, वो डेली जा रहा है खेत पे, देखभाल कर रहा है उसकी कि एक समय आएगा कि इसमें फसल होगी, ठीक है? उसमें सोना उगलेगा, ध्यान रखना है, सोना नहीं मतलब गेहूं उगलेगा। चीजें समझना उस चीज को। तो कुल मिला के काल से ही बंधी हुई है, ठीक है? फिर कहा गया कि काल सभी को मृत्यु के समीप ले जाता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काल सभी को मृत्यु के समीप ले जाता है ना? अर्थात कहा जाता है कि तुम्हारा काल बड़ा ही निकटता है, बहुत ही पास है, आप मरने वाले हो। तो डॉक्टरों को भी देखा है कि भाई काल ही होता, बोल दे 3 घंटे का समय है, आईसीयू में भर्ती है पेशेंट, ले जाइए इसकी घर पे सेवा पानी कीजिए, क्योंकि ये मरने वाला है, ठीक है? ये मृत्यु के समीप है, इसका काल आ चुका है। तो ध्यान रखें, काल सभी को मृत्यु के समीप ले जाता है। फिर कहा गया कि जैसे जैसे काल व्यतीत होता है, वैसे वैसे मनुष्य की मृत्यु और बढ़ती जाती है ना? तो आपको पता है कि भाई अभी आप इतने हो, फिर धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे काल समीप आता जाएगा, वैसे वैसे क्या है, मृत्यु भी पास आती जाएगी, है ना? जैसे जैसे काल गुजरता जाएगा, वैसे ही मृत्यु नजदीक होती जाएगी, ठीक है? तो इन पॉइंटों को याद रखेंगे। ये चरक और सुश्रुत के बारे में आपको अलग से लिख लेना है, क्योंकि यही अधिकतर से ध्यान दिया जाता है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि काल काल ही नाम भगवान स्वयंभू और आदि मध्य निधना, अर्थात बताएंगे कि काल को भगवान कहा गया है और स्वयंभू भी कहा गया है। किसी से उत्पन्न नहीं होता है, तो इसलिए इसे स्वयंभू कहा जाता है। यानी कि ये स्वयं से ही उत्पन्न है ना? मतलब स्वयंभू है, किसी से उत्पन्न नहीं है। ध्यान रखेंगे, काल किसी से उत्पन्न नहीं होता, अनादि और अमध्य अनिधन है। यानी कि काल का आदि, मध्यम और अंत नहीं होता है। इस चीज को याद रखेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, घड़ी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद 12 बजता है ना? फिर घड़ी में देखोगे कभी उसका एंड नजर नहीं आएगा। फिर देखो 12 के बाद 1 बज जाता है, लेकिन अंत कहीं नजर नहीं आएगा। ये बहुत अच्छी बात है। ना ही उसकी स्टार्टिंग समझ में आती है कि भैया कौन सा समय स्टार्टिंग का है। ना तो ये समझ में आता है सुबह 6 बजे से स्टार्टिंग हुआ है काल की नहीं हुआ है, क्योंकि भाई सुबह 6 बजे के पहले 5 भी तो बज रहा है, 5 से पहले 4 भी बज रहा है, समझ में ही नहीं आता, ठीक है? तो समय का मतलब कोई स्टार्टिंग नहीं होती है, ठीक है? और ना ही कोई मध्यम होता है ना? यानी बीच का भी नहीं होता, और ना ही कोई उसका एंड होता है, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसलिए इसे भगवान और स्वयंभू कहा गया है, ठीक? नेक्स्ट देखते हैं, काल के गुण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी लोग काल के गुण याद रखेंगे कि काल के 5 गुण बताए गए हैं, ठीक है? कौन कौन से आपको याद रखना है? संख्या, प्रत्यकत्व, विभाग, परिणाम और
संयुग। इसको कैसे याद रखना है कि 2 प्लस 5 ये हो गई तुम्हारी संख्या, जिसमें संयोग तुम्हारा प्लस हो गया, विभाग तुम्हारा ये भाग कर दिया हमने, ये लो भैया ये भाग हो गया है, पृथक ये तुम्हारा माइनस कर दिया, ठीक है, ये माइनस हो गया पृथक, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या देखा, इतना सारा तुमने कर दिया मैथ का कैलकुलेशन लगा के, फिर इजकल टू कर दिया यानी बराबर, यानी परिणाम निकल के आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये फॉर्मूला आपके किसका है, काल के गुण का है, ठीक है। इस तरीके से आप बना दोगे तो आपको याद आ जाएगा कि संख्या है 2 और 5, कुछ भी संख्या रख सकते हो, संयोग किया उसमें है ना, प्लस किया, और उसमें पृथक यानी कि माइनस किया, और उसमें विभाग यानी भाग दिया, और बाद में जाकर रिजल्ट निकल गया यानी परिणाम निकल गया, ठीक। आप बताएंगे कि संख्या संख्या कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो बताएंगे कि काल की संख्या एक है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा संख्या नहीं होती काल की, एक ही होती है। उपाधि भेद से काल अनेक होते हैं, ये आपसे अलग से ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा कि उपाधि भेद से काल के कितने प्रकार होते हैं। तो जो भी काल के प्रकार होंगे वो उपाधि भेद से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी यह देखें कि परिणाम क्या होता है, तो काल विभु होता है, अतः उसका परिणाम महत है, ठीक है। इस वर्ड को याद रखेंगे, काल कैसा है, विभु है, और उसका परिणाम महत है। जैसे इस बात पे आकाश से भी डिबेट हुई थी, आकाश क्या था महत, मुझे बताओ। हाँ, नहीं आकाश बताएगा, आकाश का, आकाश। हाँ सर। ये महत क्या बताया, क्या है महत। सर ये परिमाण वाला होता सर।